फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, उसी में अगला लेक्चर आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ज़रा, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में। तो ऐसा था कुछ कि अगर सेम बेस एरिया के कंटेनर्स लें, एक मान लो दो ही लेते हैं, अगर सेम बेस एरिया के कंटेनर्स हैं और एक इस शेप का है ना, एरिया मान लो सेम है, बेस का एरिया सेम है, तो इसमें कम लिक्विड आ रहा है, इसमें ज़्यादा लिक्विड आ रहा है, फिर भी बेस पर लिक्विड ने दोनों केस में मान लो बराबर हाइट तक अगर लिक्विड भरा है तो दोनों ही केसेस में लिक्विड बेस पर बराबर फोर्स लगा रहा होगा, है ना, रो जी एच इंटू एरिया। हाँ, तो कैसे इसको एक्सप्लेन किए थे हम लोग, कहते हैं कि कुछ फोर्स तो वॉल्स भी लगा रही होंगी ना इन केसेस में। अब जैसे ये सिलेंड्रिकल होता अगर और सेम हाइट तक भर दें लिक्विड, तो वॉल्स का फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि वॉल्स ऐसे और ऐसे फोर्स लगा रही होंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों केसेस में वॉल्स का फोर्स भी तो आएगा। इस केस में वॉल्स ऐसे फोर्स लगा रही होंगे, नेट फोर्स डाउनवर्ड्स होगा, लिक्विड को नीचे वॉल्स ढकेल रही हैं। इस केस में वॉल्स ऐसे फोर्स लगा रही हैं, लिक्विड को ऊपर ढकेल रही हैं, तो वॉल्स का भी तो फोर्स है ना वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस वजह से ये बात थी कि बेस पर लिक्विड का फोर्स सेम कैसे आ रहा है जबकि लिक्विड का वेट अलग अलग है, तब भी, है ना, ये वाली बात किए थे। अब देखो होता ये है, क्वेश्चंस में कोई कंटेनर अगर दिया है और उसमें पूछा जाए कि वॉल्स ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगाया, है ना, कंटेनर की वॉल्स ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगाया, तो कैसे पता करते हैं। देखो जरा क्या करते हैं हम लोग। होता क्या है कि हम कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ। मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा कंटेनर दिया है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। कहेंगे सिलिंड्रिकल अगर होता कंटेनर तो लिक्विड का जितना वेट है पूरा का पूरा बेस ही संभाल रहा होता। तो बेस ने कितना फोर्स लगा रखा है, इतने लिक्विड के वेट के बराबर बेस ने फोर्स लगा रखा है नीचे से। सही बात है ना, तभी ना ये वेट बैलेंस हो रहा है। इस केस में वॉल्स ने कितना फोर्स लगाया, कैसे बताएंगे। तो पहले सोचेंगे कि यहां इतने ही बेस का अगर सिलेंडर होता, है ना, इतने ही बेस का अगर सिलेंडर होता तो कितना लिक्विड आता उसमें, ये लिक्विड आता इतना, है ना। तो इतने लिक्विड के वेट के बराबर तो बेस ने फोर्स लगा रखा है। तो बाकी का जो लिक्विड है, ये वाला, ये लिक्विड जो बाकी का लिक्विड है, इसके वेट को कौन संभाल रहा है, फिर वॉल्स संभाल रहे हैं, है ना। इतने लिक्विड के वेट को बेस संभाल रखा है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उस लिक्विड के वेट को कौन संभाल रहा है, वॉल्स। तो वॉल्स ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगा रखा है, इतने लिक्विड के वेट के बराबर। ये जो है ना, ये शेडेड रीजन इधर और इधर, इतने लिक्विड के वेट के बराबर वॉल्स ने लिक्विड पर फोर्स लगा रखा है ना। इसमें कैसे बताएंगे वॉल्स ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगा रखा है। तो क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि अगर ये इतना सिलिंड्रिकल कंटेनर होता, अगर ये, है ना, ऐसा कंटेनर होता सिलिंड्रिकल, तो पूरा ये जो लिक्विड होता इतना दूर तक, ये पूरे लिक्विड के वेट को बेस संभाल रहा होता, है ना। लेकिन लिक्विड तो इतने में ही है ना, बेस तो उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना इस केस में लगाता है। पूरा इतना लिक्विड के वेट के बराबर बेस ने फोर्स लगा रखा है, लेकिन लिक्विड तो कम है। तो क्या है, नीचे की तरफ और फोर्स चाहिए। नीचे की तरफ और फोर्स कौन लगा रहा है, वॉल्स लगा रहे हैं। तो वॉल्स कितना फोर्स लगा रहे होंगे, इतने लिक्विड के वेट के बराबर, है ना। जैसे इसमें बोले थे, जो एक्स्ट्रा लिक्विड दिख रहा है ना, उसके वेट के बराबर ही वॉल्स ने फोर्स लगा रखा होता है ना। वॉल्स का फोर्स कभी पता करना हो ना, तो देखना होगा एक्स्ट्रा कितना लिक्विड है। जैसे सिलेंडर बना देंगे, पहले तो सिलेंडर बना लेंगे ऐसे, और जो एक्स्ट्रा निकलेगा लिक्विड, है ना, जैसे यहां पे ये निकला और यहां पर ये, तो जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसके वेट के बराबर ही वॉल्स फोर्स लगाती हैं। और किधर की तरफ, वो तो देख के समझ में आ ही रहा है। अगर ज्यादा लिक्विड हो रहा है, ज्यादा लिक्विड था पहले से, तो ऊपर लगा रहे होंगे वॉल्स उसको संभालने के लिए। कम लिक्विड था अगर, तो वॉल्स का फोर्स नीचे होगा। मैग्नीट्यूड में कितना होगा, जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसके वेट के बराबर। इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखा जाए।
देखिए ये एक फ्लास्क है, ऐसा कुछ, ठीक है, और इसमें लिक्विड भर दिए यहां तक, ये पूरा लिक्विड है। तो मान लीजिए बेस का एरिया दिया है ना, ये बेस का एरिया है कैपिटल ए, ये पूरा एरिया बेस का एरिया है ना, ये चीज। उसके अलावा ये हाइट दिया हुआ है h, और जो इसके अंदर लिक्विड है, भरा हुआ जो लिक्विड है, उसका वेट है w। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड, देखिए क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ड्यू टू वॉल्स ऑफ द फ्लास्क ऑन लिक्विड। वॉल्स ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगा रखा है। तो देखो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले सोचेंगे इतने ही बेस एरिया का अगर सिलेंडर होता तो उसमें कितना लिक्विड आता, तो उसमें और ज्यादा लिक्विड आता ना, ये इधर और इधर। तो अगर सिलेंडर होता तो और ज्यादा लिक्विड आता, इसका मतलब वॉल्स का फोर्स जरूर नीचे की तरफ होगा लिक्विड पर। एक बात हो गई। कितना होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड दिख रहा है ना, ये वाला, इसके वेट के बराबर है ना, एक्स्ट्रा लिक्विड के वेट के बराबर। तो एक्स्ट्रा लिक्विड है कितना, तो मान लो पहले तो क्या करें, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, उसमें से ये अंदर वाला घटा दें, तो एक्स्ट्रा लिक्विड कितना है पता चल जाएगा। वेट में से वेट घटा देना, पूरे सिलेंडर में कितना वेट आता लिक्विड का, इतने में कितना आता। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू ए इंटू एच। ये पूरा वेट हो गया, यहां से इतने लिक्विड का वेट। उसमें से ये अंदर वाला जो वेट है उसको घटा दें, जो कि W दिया है, तो ये हो जाएगा बचे हुए लिक्विड, इतना एक्स्ट्रा जो लिक्विड है उसका वेट। इसके वेट के बराबर ही वॉल्स का फोर्स होगा। ये आंसर होगा, है ना। ऐसे करते हैं। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ऐसा कोई एक नहीं फिश वाला बोल जो होता है, और इसी के नीचे यहां, इसी के नीचे यहां पर, इसको भी हटा दें, तो ये इसी के सीध में है। ऐसा कुछ होता है ना शेप फिश बोल का, ऐसा कोई फिश बोल है, और इसका जो रेडियस है, ये जो सर्कल है ना, इसका रेडियस स्मॉल r है, यहां से यहां तक का लेंथ, मतलब सेंटर से यहां तक बेस का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है। बेस का रेडियस दे दिए, और इसमें टोटल वेट ऑफ लिक्विड मान लीजिए यहां तक भरने पर, टोटल भरने पर इतना है वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। और क्वेश्चन वही है, फाइंड फोर्स ड्यू टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑन द लिक्विड। वॉल्स ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगाया। अच्छा, इस केस में वॉल्स ने लिक्विड पर जो फोर्स लगाया था वो किधर की तरफ था, नीचे के ऊपर, नीचे रहा होगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें कम लिक्विड था, सिलेंडर बनाने पर ज्यादा लिक्विड आया था, तो वॉल्स का फोर्स नीचे। जबकि इसमें वॉल्स का फोर्स किधर होगा, देखो अगर हम इतने ही बेस का सिलेंडर बना दें, ये तो बना हुआ है ना सिलेंडर इतने बेस का, ये तो इसमें कम ही लिक्विड आता, इसमें ज्यादा है, इस कंटेनर में ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है, तो इसका मतलब वॉल्स का फोर्स जरूर ऊपर की तरफ होगा। बात सही है। तो वॉल्स का फोर्स इस केस में ऊपर की तरफ हो, कितना होगा, तो कैसे बताएं, वही चीज, वॉल्स का फोर्स कितना होता है, एक्सेस लिक्विड के वेट के बराबर। तो ये है ना एक्सेस लिक्विड, इधर और इधर, एक्सेस लिक्विड के वेट के बराबर। तो कैसे करेंगे, तो पूरा वेट दिया है W, उसमें से ये सिलेंडर में कितना वेट आता उसको घटा दें, तो वॉल्स का फोर्स इज इक्वल टू W में से घटा दिए सिलेंडर में कितना वेट आएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ये एरिया इंटू हाइट, तो पाई r स्क्वायर इंटू, अच्छा हाइट भी देना होगा ना क्वेश्चन में, तब ना हाइट लिखेंगे। ये मान लो कुछ दिया है h, पाई r स्क्वायर इंटू h, इसको घटा दिए तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन था, बस इसमें था कि वॉल्स का फोर्स नीचे है, इसमें वॉल्स का फोर्स ऊपर की तरफ है, क्योंकि कंटेनर में उसमें
सिलेंडर के कंपैरिजन में कम लिक्विड था, इसमें सिलेंडर के कंपैरिजन में ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये एक कंटेनर है, पूरा स्फेयर है, पूरा स्फेरिकल कंटेनर है, इसमें लिक्विड भर दिए। मान लो यहाँ पे छोटा सा कोई होल कर दें, उसमें से लिक्विड पूरा भर दें, तो पूरा यहाँ तक लिक्विड भर दिए, ऊपर तक फुल कर दिए एकदम। इस कंटेनर का रेडियस है r, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। फाइंड फोर्स ड्यू टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑन द लिक्विड। फाइंड फोर्स ड्यू टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑन द लिक्विड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक के क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसमें वॉल्स अलग थी, बेस अलग था। अब जैसे इसके पहले वाला जो किए थे उसमें कुछ ऐसा था ना, ये बेस था और ऐसा था, बेस अलग था, वॉल्स अलग थी। लेकिन इसमें अलग से कोई बेस नहीं बना हुआ, ये तो पूरा ही पूरा ऐसा है ना, तो सब वॉल ही तो है, सब वॉल कहाँ कहलाएगा। तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगाया, तो मतलब पूरे कंटेनर के वॉल ने, इस पूरे ने कितना फोर्स लगाया वो बताना है। तो क्या करें, तो सीधी सी बात है, अब तो लिक्विड का जितना वेट होगा, ग्रेविटी इसको, इस लिक्विड को नीचे खींच रहा है, तो ये लिक्विड नीचे भाग क्यों नहीं रहा है, कंटेनर के वॉल्स ने रोक के रखा है। तो कितने फोर्स से रोक के रखा है, जितना इस लिक्विड का पूरा वेट है वही आंसर हो गया, है कि नहीं। तो आंसर हो गया सीधा, फोर्स ड्यू टू वॉल्स, मतलब पूरे कंटेनर ने लिक्विड पर जो फोर्स लगाया वो लिक्विड के वेट के बराबर है। कितना, 4/3 πr³, तो वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी mg, है ना। जी भी होगा ना, मास इंटू, ये तो मास है ना, mg हो जाएगा। तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में शायद जी लिखे थे, देख लेना एक बार, चेक करना, वहां पे भी जी होना चाहिए, नहीं m इंटू जी। एनीवे, तो हम कह रहे हैं कि इसमें तो पूरा वॉल्स ही है, तो पूरे वॉल ने कितना फोर्स लगाया, तो पूरे लिक्विड का जो वेट है, ग्रेविटी नीचे खींच रहे, उसको वॉल्स ही तो बैलेंस, पूरा कंटेनर बैलेंस कर रहा है इतना फोर्स लगा के। ये तो आंसर हो गया ना। इसी में और पार्ट्स ऐड कर रहे हैं, है ना। देखो कैसे, कोई पूछे इसमें क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फोर्स ड्यू टू लोअर हाफ ऑफ द कंटेनर ऑन द लिक्विड। लोअर हाफ ऑफ द कंटेनर ऑन द लिक्विड लिखा ना, तो मतलब ये जो कंटेनर है इसमें अगर हम लोग आधा बांट दें, तो नीचे के आधा हाफ पोर्शन ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगा रखा है, क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है कंटेनर का, वो लिक्विड को ऐसे ढकेल रहा होगा नीचे की तरफ, इधर से और इधर से, और ये लिक्विड को ऊपर ढकेल रहा होगा। तो अगर पूरे कंटेनर के फोर्स को बांटा जाए दो हिस्से में, लोअर हाफ ने कितना लगाया, अपर हाफ ने कितना लगाया, तो कैसे सोचेंगे, लोअर हाफ ऊपर ढकेल रहा है लिक्विड को, मान लेते हैं F1 फोर्स से, अपर हाफ नीचे ढकेल रहा है लिक्विड को, मान लेते हैं F2 फोर्स से। तो कंटेनर ने टोटल कितना फोर्स लगा रखा है, F1 माइनस F2, और वो नेट फोर्स इतना है, ये लिखा हुआ है। पूरा कंटेनर ने कितना फोर्स लगाया, इतना, मतलब अगर ये F1 है, ऊपर की तरफ जो लोअर हाफ लगा रखा है फोर्स, तो F1 माइनस अपर हाफ ने जो नीचे लगाया वो F2 है, तो ये चीज इतने के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हमसे ये पूछा गया है कि लोअर हाफ ने कितना लगाया। अब अगर अपर हाफ ने कितना लगाया वो पता होता तो हम लिख देते, आंसर लिख देते, लेकिन ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, तो अब क्या करें, कुछ और सोचते हैं। चलिए हम ये सॉल्व कर, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने से पहले थोड़ा एक और बात करते हैं आपसे। सोचो इतने ही बेस का एक कंटेनर ऐसे होता, इतना ही रेडियस का, और एक हेमिस्फीयर होता है ऐसा मान लो, और इसके ऊपर से ये कंटेनर स्ट्रेट होता है, सिलिंड्रिकल ऐसा, है ना, मतलब कि ये ऐसा। अगर इस शेप का कंटेनर होता, हो सकता है ना ऐसा, कोई ऐसा मान लेते हैं कोई कंटेनर होता,
कितना ऊपर तक, r ऊपर तक, और ये भी रेडियस r, इसका रेडियस भी r। मान लो ऐसा होता तो ये क्वेश्चन तो इससे अलग है ऑब्वियसली, लेकिन अगर ऐसा होता और इस कंटेनर को यहां तक भर देते पूरा ऊपर तक, है ना, ऐसा, और कोई पूछता इस क्वेश्चन में हमसे कि ये जो बेस है, मतलब ये जो स्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेयर है ना, तो इस स्फेरिकल पार्ट ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगा रखा है, तो हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो हम कहते हैं भाई कि ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, सिलेंड्रिकल वॉल जो है, वो तो लिक्विड पे जीरो फोर्स लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर ढकेल रहा होगा और ये इधर ढकेल रहा होगा, कैंसिल आउट। तो सिलेंडर ने तो लिक्विड पर जीरो फोर्स लगा रखा है, सिलेंड्रिकल पार्ट ने, ये पूरा एक ही कंटेनर है ना, ये बीच में से बंद नहीं है, एक ही है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट ने अगर जीरो फोर्स लगा रखा है तो इस पूरे लिक्विड का जो वेट है उसको इसी रीजन, इसी पार्ट ने तो संभाल के रखा है। हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है वही तो संभाल रखा है पूरे वेट को। तो कोई पूछे हेमिस्फेरिकल वाला जो पार्ट है उसने कितना फोर्स लगा रखा है लिक्विड पे, तो हम आंसर देंगे इस पूरे लिक्विड के वेट के बराबर। सही बात है। और ये पूरे लिक्विड का वेट कैसे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही बात है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या है, पूछा तो है कि नीचे के हेमिस्फीयर ने कितना फोर्स लगाया लिक्विड पे, लेकिन ऊपर वाले पार्ट ने जीरो फोर्स नहीं लगा रखा है। इस केस में ऊपर वाला पार्ट भी तो ऐसे ढकेल रहा होगा ना, ऐसे नीचे, ये दिक्कत है। इसमें क्या आसानी है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो जीरो फोर्स लगा रहा है लिक्विड पे, बस यही आसानी ना इसमें, क्योंकि इसका कोई फोर्स है नहीं, तो इसका जो फोर्स है वही वेट के बराबर है। जबकि इसमें क्या दिक्कत है कि नीचे वाला पार्ट से पूछा है, ऊपर ने भी कुछ लगा रखा है फोर्स। ये देखो, ये बात हुई। अच्छा चलो, लेकिन फिर भी हम क्या करने जा रहे हैं, देखो हमसे पूछा गया है इसके लिए बेस ने, लोअर पार्ट ने कितना फोर्स लगाया लिक्विड पर, और हम आंसर देंगे इसका वाला। ये पता करेंगे क्योंकि ये पता करना आसान है, और यही पता करके आंसर दे देंगे। सेम आंसर होगा दोनों का। क्यों सेम होगा? पॉइंट ये है कि देखो, पहले तो ये सोचो, यहां कोई पॉइंट लेते हैं हेमिस्फीयर पे, और वहीं पर यहां पर दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, है ना, तो यहां पर प्रेशर ऑफ लिक्विड और यहां पर प्रेशर ऑफ लिक्विड तो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है सरफेस से वर्टिकली कितना नीचे आए वो हाइट लेके ρgh, है ना, यही तो होता है प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो यहां का प्रेशर सरफेस से कितना नीचे आए, तो सरफेस से r नीचे तो ये है, और फिर यहां से जितना भी नीचे आए, है कि नहीं। और इसमें भी सरफेस यहां तक है, यहां तक लिक्विड भरे हैं, तो सरफेस से r नीचे ये वाला पॉइंट है, और फिर यहां से जितना नीचे है उतना। कहने का मतलब सरफेस से इस पॉइंट का गहराई और सरफेस से इस पॉइंट का गहराई दोनों केस में सेम है, तो प्रेशर सेम होगा। अगर लिक्विड का प्रेशर यहां पे और यहां पर बराबर है, तो इसका कहने का मतलब कि कंटेनर के वॉल में अगर यहां छोटा सा एरिया ले ले, तो लिक्विड यहां पर जितना फोर्स लगा रहा होगा कंटेनर के वॉल पर, वैसा ही एरिया यहां ले लें तो लिक्विड यहां पर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा कंटेनर के वॉल पर। और ये बात इस पॉइंट के लिए क्यों, हर पॉइंट के लिए ट्रू है। तो कहने का मतलब लिक्विड ने कंटेनर के वॉल पे जो नेट फोर्स लगा रखा है यहां से लेके यहां तक, वो इस केस में और इस केस में बराबर है कि नहीं। तो लिक्विड ने कंटेनर के वॉल पर यहां से यहां तक जितना फोर्स इसमें लगा रखा है उतना ही इसमें। एक्शन रिएक्शन पेयर से हम ये भी बोल सकते हैं कि कंटेनर के वॉल ने भी लिक्विड पर यहां से यहां तक मिला के जितना फोर्स लगाया होगा इसमें और इसमें सेम होगा। वही तो पूछा है कि कंटेनर के वॉल ने लोअर हाफ, मतलब यहां से यहां तक के कंटेनर के वॉल ने लिक्विड पर कितना फोर्स लगाया, तो जितना उसमें उतना इसमें, यही आंसर देंगे। क्योंकि ये बता सकते हैं हमारा आसानी से कितना आंसर लिखने जा रहे हैं हम। तो लोअर हाफ ने कितना आंसर, F1 अगर लिख रहे हैं उसको, लोअर हाफ ने कितना फोर्स लगाया, F1 इज इक्वल टू, इसका आंसर देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, πr² r,
प्लस एम स्क्वायर का 2/3 पाई आर क्यूब रो इंटू वॉल्यूम, ये मास हुआ इंटू जी, mg हो गया। यही आंसर इसका भी है ना, ये आंसर हो गया। चलिए देख लिख देते हैं कितना आया ये। दिस इज इक्वल टू पाई आर क्यूब कॉमन 1 + 2/3 5/3 इतना। ठीक बात है ना। तो लोअर हाफ ने इतना फोर्स लगा रखा है। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड कर रहे हैं, लिखा जाए इन द अबव क्वेश्चन फाइंड, मतलब इस वाले में, ये नहीं, ये तो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन तो ये था ना। लिखा जाए इन द अबव क्वेश्चन फाइंड फोर्स ड्यू टू अपर हाफ ऑफ द कंटेनर ऑन द लिक्विड, मतलब इसने कितना फोर्स लगाया। तो अब कैसे करें, लोअर वाला पता कर ही चुके हैं, नेट फोर्स इतना होना चाहिए, ये भी पता कर चुके हैं। मतलब कि नीचे से अगर F1 है और ऊपर से नीचे, ऊपर के कंटेनर ने लिक्विड पे F2 फोर्स लगाया है नीचे की तरफ, तो F1 - F2 शुड बी इक्वल टू ये चीज 4/3 रो पाई आर क्यूब जी, और F1 इज दिस थिंग है ना, तो F2 बताना है, इसको वहां पे पुट कर देते हैं। तो कितना ये पुट करेंगे तो 1/3 पाई आर क्यूब रो जी आ जाएगा ना। हाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट F2 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब रो जी, तब ना 4/3 आएगा। ये हो गया। चलिए अच्छा, तो ये आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग केसेस लिख रहे थे, हम लोग का हेडिंग था कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड, और उसमें केसेस लिख रहे थे। पहला केस था कि जो कंटेनर है और अलोंग विद द लिक्विड वो रेस्ट पे है, तो प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो हम लोग सीखे कि डेप्थ में आने से रो जी एच, इस रिलेशन से प्रेशर बढ़ता है और हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब सेकंड केस लिखने जा रहे हैं, लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, वर्टिकली एक्सेलरेटेड कंटेनर, है ना। तो मान लीजिए ऐसा कोई कंटेनर है और इसमें लिक्विड भर दिए, मान लीजिए यहां तक, है ना, ये बेस है, ये हाइट है कुछ लिक्विड का, और ये कंटेनर वर्टिकली एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस केस में प्रेशर कैसे वेरी करेगा वो पता करने जा रहे हैं, लिक्विड का प्रेशर। तो पहले तो वो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड का प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, तो वहां से वहां तक का एक एलिमेंट ले लें अगर, ऐसा लिक्विड का ही एलिमेंट, तो इधर से जितना फोर्स है इधर से उतना ही फोर्स होना चाहिए, तब ना हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो इधर से फोर्स बराबर, मतलब यहाँ प्रेशर बराबर, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, वो अभी भी है। हाँ, वर्टिकली प्रेशर कैसे वेरी करेगा वो चेंज कर जाएगा। देखो कैसे, मान लो कि यहाँ और यहाँ दो पॉइंट लेते हैं, इनके बीच का सेपरेशन है h, है ना। तो प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, देखो एलिमेंट ले लिए एक सिलिंड्रिकल h हाइट का, इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया, मान लो h हाइट का एलिमेंट है। कुछ एरिया ले लेते हैं बेस का, छोटा सा बेस रहेगा, एरिया कुछ a ले लेते हैं। तो FBD में सबसे पहले mg ड्रॉ कर रहे हैं, वेट नीचे की तरफ कितना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना, A इंटू एच, मास हो गया इंटू जी, है ना, mg हो गया। इसके अलावा मान लो यहाँ प्रेशर है P1 और यहाँ है P2, तो इधर से फोर्स लगा रहा होगा, ये लिक्विड ऐसे धकेल रहा होगा ना इसको, कितने से, P2 इंटू एरिया से, तो यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से P2 इंटू एरिया, और यहाँ से जो ये लिक्विड है ये नीचे दबा रहा होगा इसको, एलिमेंट को हमारे, यहाँ से नीचे की तरफ कितना, P1 इंटू एरिया से, P1 प्रेशर है ना इधर। और ये जो एलिमेंट है, पूरे लिक्विड के साथ ये एलिमेंट भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। हम ग्राउंड से देख के ड्रॉ किए हैं, इसलिए स्यूडो फोर्स नहीं बनाए हैं।
अगर कंटेनर पे ही बैठ के देखते तो सीडो फोर्स बनाते, है ना। तो ग्राउंड से देख रहे हैं तो एक्सेलरेटेड दिखाई देगा ये ऊपर की तरफ। चलो अब नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिख दें। तो ऊपर की तरफ ये है, नीचे की तरफ ये दोनों, तो नेट फोर्स कितना हो गया, P2A माइनस P1A माइनस रो ए एच जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रो ए एच तो मास हो गया इंटू एक्सेलरेशन ए। तो सब में से ए कैंसिल, कैपिटल ए कैंसिल कर लें तो ये जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले जा रहे हैं तो रो जी प्लस ए इंटू एच, ये आ गया। मतलब डेल्टा पी प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है अब, रो जी प्लस ए इंटू एच। तो पहले कैसे वेरी करता था, रो जी एच नीचे जाने पर, अब नीचे जाने पर रो जी प्लस ए इंटू एच, ऐसे वेरी कर रहा है। और यही एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ होता तो बस यहाँ पे माइनस ए आता, और क्या, रो जी माइनस ए एच हो जाता। तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर नीचे जाने पर, एच हाइट नीचे जाने पर चेंज हो जाता है कितने से, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला हो गया रो इंटू, फॉर्मूला क्या है, रो इंटू प्लस और माइनस ए इंटू एच। ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होगा, ऊपर जा रहा है अगर कंटेनर तो प्लस ए होगा जैसे सॉल्व किए हैं, नीचे जा रहा होगा तो यहाँ पे माइनस ए होगा, है ना। और एक बार कॉमन सेंस से भी सोचें तो ठीक है, नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंटेनर पे बैठ के अगर सोचेंगे तो सीडो फोर्स भी लग रहा होगा ना mg के साथ, तो नीचे mg भी है और ma भी है, तो m इंटू जी प्लस ए हो गया, तो वही जी प्लस ए इंटू एच आ रहा है। और यही अगर नीचे जा रहा होता ये कंटेनर और कंटेनर पे बैठ के देखते तो सीडो फोर्स किधर लगाते हैं, ऊपर, तो mg नीचे ma ऊपर, तो g माइनस ए हो जाना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा g माइनस ए, जब कंटेनर नीचे जा रहा होगा तब, नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा तब। चलिए तो ये हो गया प्रेशर का वेरिएशन इन वर्टिकली एक्सेलरेटेड कंटेनर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए एक हो गया वर्टिकली एक्सेलरेटेड, अब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर। हेडिंग डालिए केस 3, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर। मान लीजिए कि ये कंटेनर है और ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। तो होगा ये, इसमें अगर लिक्विड है तो अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर 2 पॉइंट्स ले लें, उनमें जरूर प्रेशर में डिफरेंस हो जाएगा। इधर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इधर के प्रेशर से, तब ना ऐसे ढकेलेगा और ये जो एलिमेंट है ये आगे भागेगा, आगे एक्सेलरेट करेगा, तो इधर से फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो एक एलिमेंट अगर ले लें ऐसा, तो अगर यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, तो P1 बड़ा होगा तब ना इस एलिमेंट को आगे एक्सेलरेट करा दे रहा है, ठीक है। तो इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन की बात अलग से नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमको पता ही है कि कैसे वेरी करेगा वर्टिकल में। कोई क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे वेरी करेगा प्रेशर इसमें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बस mg है तो रो जी एच से वेरी करेगा जैसे पहले करता था। चलिए तो यहां से फोर्स लगा रहा है लिक्विड, इधर वाला लिक्विड ऐसे ढकेल रहा होगा P1A से, यहां से इधर वाला लिक्विड P2A से ढकेल रहा है, और ये एलिमेंट हमारा आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है। नेट फोर्स इक्वल टू ma लिख दे, तो P1A माइनस P2A नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम A इंटू L लेंथ मान ले रहे हैं, इसका है एलिमेंट का लेंथ L लेंथ, तो A इंटू L वॉल्यूम, ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन ma। नेट फोर्स इक्वल टू ma, कैपिटल A कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा P प्रेशर में डिफरेंस इज इक्वल टू रो ए एल। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, रो जी एच से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रो ए एल, एच की जगह एल आ गया, इधर एल गए, और जी की जगह पे ए आ गया। वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता था ना, जी की जगह पर ए आ गया, रो ए एल, है ना। अब देखो कैसे इसको सोचते हैं, कैसे समझते हैं, ना क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। देखो कंटेनर पे बैठ के अगर देखें तो कैसा दिखेगा, कंटेनर एक्सेलरेटेड है, अगर ऑब्जर्वर कंटेनर पे बैठ के देखेगा तो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, सीडो फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, इसका उल्टा पीछे की तरफ,
वो ऑब्जर्वर जब किसी भी चीज़ का एफबीडी बनाएगा, किसी भी पार्टिकल का एफबीडी बनाएगा लिक्विड के, तो कहेगा mg इधर लग रहा है और ma स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है, तो वो कहेगा इधर जाने से प्रेशर बढ़ रहा है ρgh से और इधर जाने से प्रेशर बढ़ेगा ρal से। mg की तरफ जाए तो ρgh से प्रेशर बढ़ रहा है, ma की तरफ जाए तो ρal से प्रेशर बढ़ रहा है। उधर जाने पे प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब इस साइड ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसा सोचेगा, है ना, याद करने में आसान हो जाएगा, ऐसे याद किया जाएगा। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया एक चीज़। दूसरा, इसी में एक और बात बताते हैं। देखो, जब कोई कंटेनर होगा और वो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो लिक्विड का सरफेस फिर ऐसा नहीं रह जाता है, हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाता है। ये एक्सेलरेट करेगा तो लिक्विड का सरफेस थोड़ा सा पीछे से उठ जाता है, ऐसा होता है ना, इंक्लाइंड हो जाता है। सही बात है ना। कोई ग्लास में पानी लीजिए, आगे की तरफ उसको एक्सेलरेट कराएंगे तो सरफेस ऐसा हो जाता है लिक्विड का, है ना। कितना एंगल पे इंक्लाइन हो जाता है ये सब पता करने जा रहे हैं, है ना। लिख दीजिए इसी में, इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस, इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस। तो देखो कैसे कर रहे हैं। पहले तो ऐसा करिए, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर प्रेशर और यहाँ और जो प्रेशर उसको कंपेयर करें तो कैसा होगा, ये इन दोनों पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सरफेस के साथ ओपन है ना, तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ जितना प्रेशर है वहाँ यहाँ भी उतना ही प्रेशर है, सेम है। तो आगे हम कह रहे हैं कि यहाँ से एक नीचे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं। मान लो ये हाइट है h, यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ है l, और ये एंगल थीटा पता करने जा रहे हैं। तो tan थीटा विल बी h/l, है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ का प्रेशर लिखना चाहते हैं हम, इधर से आके और इधर से आके। एक ही जगह का प्रेशर लिख रहे हैं, 2 रास्ते से सेम होना चाहिए। कोई कहे नहीं हम इधर से लिखेंगे, तो इधर से लिखने पर जितना प्रेशर यहाँ का आया, कोई कहे नहीं हम इधर से लिखेंगे तो उसका भी आंसर उतना ही आना चाहिए। देखते हैं, इधर से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे। तो P0 प्लस ρgh वैसे है एब्सोल्यूट प्रेशर, लेकिन हम लोग गेज प्रेशर लिखते हैं, तो कितना ρgh, है ना। और इधर से लिखने पर कोई लिखेगा, कितना लिखेगा, तो P0 प्लस ρal, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। गेज प्रेशर कितना, ρal शुड बी इक्वल टू दिस थिंग, ρal। यही का प्रेशर कोई इधर से लिखे तो जितना आया, इधर से लिखने पर उतना ही आना चाहिए। ये चीज लिखा हुआ है। तो यहां से रो कैंसिल कर लें तो h/l आया a/g, h/l मतलब tan थीटा, tan थीटा आया a/g, तो थीटा आ गया यहां से, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। तो सरफेस का इंक्लिनेशन थीटा पता चल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a/g। तो ये है इंक्लिनेशन कैसे पता करते हैं सरफेस का, है ना, ये वाली बात। तो इसमें जैसे यहाँ पे अगर बनाते सरफेस तो ऐसा बनाना चाहिए था, ऐसा है कि नहीं, सरफेस इंक्लाइंड रहता है इसलिए। चलिए, अच्छा, तो 2 बातें सीखे हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर में, कि एक तो ये कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर बढ़ता है, और कितने से, ρal से बढ़ता है। और यहाँ पर सीखे कि सरफेस का इंक्लिनेशन इतना आता है, tan थीटा a/g। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू a/g पहले भी आता था कभी, याद दिलाते हैं कहाँ कहाँ। न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में जब स्यूडो फोर्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहाँ 2 जगह और ये रिलेशन आया था। कहाँ कहाँ, एक तो आया था कि कोई वेज है, अगर उस पर एक ब्लॉक रखा है और हम स्मूथ है वेज, और हम चाहते हैं कि ब्लॉक वेज के ऊपर स्लिप ना करे, तो वेज कितने एक्सेलरेशन से जाना चाहिए ताकि ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप ना करे। तो आंसर आया था a = g tan थीटा। ये न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में स्यूडो फोर्स में ये क्वेश्चन भी किए थे, ये फॉर्मूला याद किए थे हम लोग कि a = g tan थीटा, इतने एक्सेलरेशन से वेज को चलाएंगे तो ब्लॉक वेज के ऊपर स्लिप नहीं करेगा। वही चीज तो लिखा हुआ है, a = g tan थीटा, है ना, वही चीज आ गया, और होना भी चाहिए एक्चुअली। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो सरफेस ऑफ लिक्विड है ना,
हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर यहां एक पार्टिकल ले लें। शुरू में अगर देखो ऐसा रहा होगा, मान लो सरफेस ऐसा था, फिर एक्सीलरेट करना शुरू किए, तो क्यों सरफेस ऐसा हो गया? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, पहले लिक्विड जो है वो अपने टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा सकता। ये आइडियल केस में मान के रखे हैं हम लोग, नॉन विस्कस लिक्विड मान के रखे हैं। तो इन पार्टिकल्स पर लिक्विड टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा सकता, फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स नहीं है। अब जब इसको कंटेनर को आगे भगाना शुरू किया, आगे एक्सीलरेट किए और कंटेनर पे बैठ के इन पार्टिकल्स को देखा जाए तो स्यूडो फोर्स तो लग ही रहा है पीछे की तरफ। तो इन सब पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाने से लिक्विड रोक नहीं सकता, फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, है ना, क्योंकि नॉन विस्कस है। तो क्या करें, ये लोग भागेंगे। अब ये पार्टिकल सब पीछे जाके यहां पर जमा होना शुरू कर दें अगर, तो सरफेस ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, इंक्लाइंड हो जाएगा। तो वही हो रहा है, सरफेस इंक्लाइंड हो जा रहा है, पार्टिकल्स पीछे जाके जमा हो जा रहे हैं। अब होता क्या है कि इंक्लाइंड सरफेस पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये अब क्यों नहीं भाग रहे पीछे? ये वाली बात कि एक तरह से इंक्लाइंड सरफेस है ये, और जैसे ये ब्लॉक था इसके ऊपर रखा था, वैसे ये पार्टिकल रखा है, ऐसे मान लें। और ये जो सरफेस है आगे जी tan थीटा से अगर भगाया जाए तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा आगे पीछे स्मूथ सरफेस पर। ये भी तो स्मूथ है, टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। और ये जी tan थीटा से अगर, यही तो आंसर आया हमारा कि जी tan थीटा से इसको भगाएं अगर, तो ये पार्टिकल आगे पीछे स्लिप नहीं करेगा। तो सरफेस इंक्लिनेशन जितना है उतना रह गया, है कि नहीं, और पार्टिकल्स इधर जाके नहीं जमा होंगे। तो यही इंक्लिनेशन आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये दोनों एक ही तो बात है ना, वही बात है, दूसरे तरीके से सॉल्व जरूर किए हैं, लेकिन आंसर तो वही आया जो वहां आना चाहिए, और सही भी बात है, आना चाहिए उतना। अच्छा, एक और बताएं, न्यूटन्स लॉ में स्यूडो फोर्स पढ़ते समय एक और चीज हम लोग किए थे, पेंडुलम वाले बात, वहां भी tan थीटा a g आया था। उसको भी इससे रिलेट करके सोचते हैं एक बार कि ये जो आंसर आया उससे इस आंसर का क्या रिलेशन है। जैसे ये ट्रॉली थी और ये एक्सेलरेट करे तो पेंडुलम ऐसे हो जाता था, वर्टिकल से कितने एंगल पे, tan थीटा a g, अगर ये थीटा है तो tan थीटा a g, है ना। ये भी वही है, क्यों ऐसा ही आ गया देखो। कोई कंटेनर में बैठ के, इसके अंदर ट्रॉली के अंदर बैठ के अगर सोचे तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, किधर की तरफ धागा जाके स्ट्रेट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर होना चाहिए भाई। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, बॉब पर ma इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, तो ma और mg का जो रिजल्टेंट है उसी लाइन पे धागा रहेगा, नेट फोर्स जिधर खींचेगा उसी लाइन पे धागा रहेगा। सही बात है कि नहीं। और यहां पर क्या है, अगर हम चाहते हैं ये पार्टिकल सरफेस के अलोंग स्लिप ना करें तो सरफेस के अलोंग इन पार्टिकल्स पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। सरफेस के अलोंग अगर कोई फोर्स आ गया पार्टिकल्स पर तो वो पार्टिकल तो स्लिप कर जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम पे कहाँ रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे अगर रहना है तो क्या होगा, इस पे पार्टिकल पे जो नेट फोर्स आएगा वो सरफेस के अलोंग नहीं होना चाहिए, सरफेस के अलोंग उसका कोई कॉम्पोनेंट ही नहीं होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए नेट फोर्स। ma इधर लग रहा होगा स्यूडो फोर्स हर पार्टिकल पर, mg इधर लग रहा होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जरूर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ma और mg का जो रिजल्टेंट है वो जरूर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर से बताएं क्यों, क्यों बोले थे, क्यों परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, क्योंकि अगर नहीं हुआ, सरफेस के अलोंग नेट फोर्स का कोई कंपोनेंट आ गया तो ये पार्टिकल उधर भाग जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो यहां पर इक्विलिब्रियम होने के लिए पार्टिकल्स पे नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहां पर इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स धागे के अलोंग होना चाहिए। इसका मतलब जो धागे का लाइन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है कि नहीं। तो सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है तो धागा वर्टिकल से थीटा एंगल पर होना चाहिए, और वही आंसर है दोनों का। सही बात है कि नहीं, tan थीटा a g दोनों पे आ रहा है। तो हम लोग लिंक करके देख रहे थे कि कैसे ये वाली जो बात लाए हैं ये इससे और इससे कैसे लिंक्ड है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि इसी कंटेनर में अगर इसको ऊपर उठा दें और एक पेंडुलम हैंग कर दें यहां से, तो वो ऐसे रहेगा पेंडुलम, यहां से थीटा एंगल पे। इसी पूरे कंटेनर को आगे एक्सीलरेट कराएं, एक पेंडुलम हैंग कर दें छत से,
तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे रहेगा और सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रहेगा, और दोनों थीटा यही है, tan थीटा a बाई जी, सेम है मतलब दोनों एंगल। तो और एक तरह से अगर बोलें तो किसी कंटेनर के अंदर अगर पेंडुलम हैंग कर रहा है और उसी कंटेनर में वाटर है या कोई लिक्विड है, तो पेंडुलम हमेशा सरफेस ऑफ लिक्विड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है कि नहीं? तो ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अच्छा, तो नोट करके ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए, हम बना दे रहे हैं फिर से। ऐसा डायग्राम बनाइए जिससे ये वाली बात आपको याद रहे कि पेंडुलम हमेशा सरफेस ऑफ लिक्विड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ये परपेंडिकुलर अगर ऐसा है तो, है ना? तो ये वाली बात ऐसा नोट करके ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए। चलिए सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये कंटेनर है ना, इसमें पूरा ऊपर तक लिक्विड भर दिए, पूरा यहां तक भर दिए, और ऊपर से भी कंटेनर को सील पैक कर दिए, कवर करके वेल्डिंग कर दिए, सील पैक कर दिए एकदम। इसलिए कर रहे हैं कि जब हम भगाएंगे तो ये लिक्विड ऊपर तक है, अगर खुला रखेंगे ऊपर से हम कंटेनर और इसको अगर भगाएं तो क्या होगा, लिक्विड इधर से गिर जाएगा। नहीं, पूरा हम पैक कर लिए, ठीक है। इसका ये जो बेस का लेंथ है वो L है पूरा यहां से यहां तक, और ये जो यहां से यहां तक हाइट है वो H है। ये L है और ये H है, ठीक है। A एक्सीलरेशन से इस कंटेनर को आगे भगा रहे हैं। अब यहां पर प्रेशर एकदम जो सेंटर है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, क्यूबिकल कंटेनर होगा, है ना। लेटस से कि कंटेनर जो था वो क्यूबिकल लिख दे रहे हैं, क्यूबिकल कंटेनर था, और सेंटर एकदम जो बॉडी का है वहां पे प्रेशर इतना है, गिवन है क्वेश्चन में कि वहां का प्रेशर P है। ये नहीं पता करना है, पता क्या करना है आपको, यहां पर प्रेशर कितना होगा कॉर्नर्स पे। मान लो ये कॉर्नर का नाम रख दे रहे हैं ABCD, और इसके जस्ट अंदर यहां पर D, तो जस्ट अंदर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड प्रेशर एट पॉइंट्स ABCD इफ प्रेशर एट द सेंटर ऑफ कंटेनर इज P। ये P है तो यहां पर प्रेशर कितना। तो एक बार सॉल्व कर लीजिए और फिर देखिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटेड कंटेनर है, तो यहां से नीचे अगर आए तो प्रेशर बढ़ेगा कितने, ρgh से, और हॉरिजॉन्टली जाएं तो प्रेशर बढ़ेगा ρAL से, ठीक है। चले तो पहले देखो यहां से यहां आ रहे हैं कितना, h/2 हाइट नीचे, तो यहां का प्रेशर हो जाएगा P प्लस ρgh/2, इतने से बढ़ गया ρgh/2 से, क्योंकि हाइट h/2 है। ये लेंथ है L/2, तो अब यहां से यहां जाएंगे ताकि D का प्रेशर मिले, तो यहां से यहां जा रहे हैं, कितना लेंथ, L/2 लेंथ, एक्सीलरेशन के उल्टा, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लस ρAL/2 इतना प्रेशर। अच्छा C पर जाना हो तो यहां से यहां आ जाए, फिर यहां से यहां आ जाए, तो P प्लस ρgh/2 माइनस ρAL/2। माइनस किस लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन के उल्टा जाने पर बढ़ेगा ना प्रेशर, तो इधर जाएंगे तो घटेगा। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स का प्रेशर लिख रहे हैं हम, A का, B का, C का और D का। A पर जाने के लिए पहले ऊपर जाए, मतलब प्रेशर घटे, और फिर इधर जाए तो बढ़े। A का उल्टा जाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो P माइनस ρgh/2 प्लस ρAL/2, P माइनस ρgh/2 प्लस ρAL/2। इस तरह से B का कितना होगा देखिए, P माइनस ρgh/2 माइनस ρAL/2,
C का कितना, P प्लस रो जी एच बाई टू माइनस रो ए एल बाई टू, और D पॉइंट का P माइनस P प्लस रो जी एच बाई टू प्लस रो ए एल बाई टू। ये आंसर हो गया। नहीं, इन चारों पॉइंट्स का प्रेशर इतना होगा। चलिए और करते हैं। चलिए देखिए जरा, ये एक इस तरह का ट्यूब है, और जैसे बात हो रही थी इसको हम लोग यू ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि यू शेप का होता है ऐसा। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए यहां तक लिक्विड भर लिए, ये इसके सीध में यहां तक, ठीक है, लिक्विड भर लिए, तो इतने में लिक्विड है। अब इसको एक्सेलरेट कराए, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से कर रहे हैं, ताकि एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या होगा, ये सीडो फोर्स ऐसे, मतलब ये ऊपर भाग जाएगा थोड़ा, ये नीचे आ जाएगा थोड़ा, तो दोनों तरफ के सरफेसेस होंगे जो, उनमें हाइट में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हटा लेते हैं यहां से, तो दोनों तरफ जो सरफेसेस हैं उनके हाइट में डिफरेंस आ गया। कितना, तो ये चीज इतना, डेल्टा एच लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड डिफरेंस इन लेवल ऑफ लिक्विड ऑन द टू साइड्स ऑफ द यू ट्यूब। दोनों साइड्स में जो लेवल ऑफ लिक्विड है उसमें डिफरेंस कितना है। ये लेंथ एल दिया है ना, तो एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर देखिए हम कैसे कर रहे हैं। दो रास्ते हैं, तो एक तो रास्ता ये हुआ कि चलो ऐसा करते हैं, इसी जगह का प्रेशर इधर से आके लिखते हैं एक बार, और एक बार इधर से आके, तो सेम होना चाहिए। इधर से देखने पर जितना आ रहा है इधर से देखने पर उतना ही आना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं, एक रास्ता हुआ, आंसर आ जाएगा उससे। देखो हम बता दें अच्छा कैसे, मान लेंगे ये हाइट है h, तो ये भी h हो गया है ना, तो यहाँ का प्रेशर कितना, रो जी और h प्लस डेल्टा एच, रो जी एच कर देना, यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो रो जी एच प्लस डेल्टा एच, और इधर से आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आए रो जी एच प्लस रो ए एल। तो एक ही जगह का प्रेशर दोनों रास्ते से लिखें, इक्वेट कर देंगे दोनों चीज़ों को, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, और आसान एक तरीका है, इसको सोचेंगे, कंपेयर कर देंगे कि कंटेनर अगर होता पूरा, जिसका बेस का लेंथ इतना होता L, इसी के जैसा, और उसको एक्सेलरेट कराते तो सरफेस ऐसा होता है कि नहीं। तो वही चीज इसमें सोचेंगे कि अगर ये पूरा होता तो सरफेस ऐसा होता। हमको डेल्टा एच बताना है, ये एंगल का tan थीटा a बाई जी कर दिया जाए, तो tan थीटा इज a बाई जी से आंसर आ जाएगा सीधा, जल्दी से आंसर आ जाएगा ना। तो डेल्टा एच अपॉन एल इज a बाई जी, तो डेल्टा एच आ गया a बाई जी इंटू एल। कंपेयर करा देते हैं, नहीं सोचेंगे कि पूरा कंटेनर होता तो कैसा दिखता है ना, ये हो गया। चलिए एक और चीज देखिए, मान लीजिए कि ऐसा एक ट्यूब है एल शेप का, है ना, ठीक है, ये हाइट तो खूब ज्यादा है, लेकिन ये बेस है कुछ गिवन है ना। तो अच्छा एक चीज है, ये मान लीजिए कि ये हाइट भी गिवन ही है, इतना h है कोई हाइट, इसका हाइट है h, ये है लेंथ l, है ना, मान लीजिए ऐसा है, और फाइनाइट है दोनों, और इसमें यहां से पहले इसको क्लोज कर लें, ये वाला जो एंड है ना उस पर ऐसे थंब लगा दें, क्लोज कर लें, और इसमें लिक्विड भरना शुरू करें, तो अभी तो नहीं गिरेगा, पूरा यहां तक भर लिए, यहां तक h हाइट तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिक्विड भर लिए, यहाँ से क्लोज्ड है, यहाँ से अगर छोड़ दें तो यहाँ से पानी सब निकल जाएगा, ये सब लिक्विड यहाँ से निकल जाएगा, नहीं तो अभी तो यहाँ से क्लोज कर दिए और पूरा भर लिया ऊपर तक। फिर इसको आगे एक्सेलरेट करा रहे हैं,
और एक्सीलरेट कराने के बाद यहां से खोल दे रहे हैं। तो एक्सीलरेशन, कितने एक्सीलरेशन से इसको भगाना चाहिए ताकि यहां से जब इसको खोला जाए तो लिक्विड ना गिरे, इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो लिख दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट लिक्विड डज नॉट कम आउट ऑफ द लोअर एंड, लोअर एंड से बाहर ना निकले। तो एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, तो क्या करें, तो वही चीज इसको कंपेयर करा देंगे ऐसे सिलेंडर से कि सरफेस ऐसा बन जाए, है कि नहीं। मान लो ए एक्सीलरेशन से चलाए और छोड़े, लिक्विड यहां से नहीं निकल रहा है, मतलब यहां पे लिक्विड और यहां पे, यहां से यहां तक लिक्विड है, तो ऐसा सरफेस होना चाहिए। तो tan थीटा इज a बाई जी, मतलब h बाई एल इज a बाई जी। तो a कितना हो गया, g टाइम्स h बाई एल, ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चंस हम लोग इस पर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।